Good afternoon, students. Today we will discuss about the depression in freezing point. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से को समझने से पहले हम एक जो क्वेश्चंस है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ऑप्ट करना चाहेंगे। एक कंटेनर क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। ए कंटेनर which have contained 18 ग्राम ग्लूकोज। एक कंटेनर है जो 18 ग्राम ग्लूकोज रखता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है O6 होता है। ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज इन 1 किलोग्राम वाटर कि 1 किलोग्राम वाटर के अंदर जो है इतना ग्लूकोज पाया गया है। ठीक है, द वाटर इज बॉइल्ड एट 1.013 बार at which temperature? ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज जो है 1 किलोग्राम पानी में गिर रहा है कि अब ये बताओ कि 1013 बार प्रेशर पर पानी कितने में बॉईल होगा। और केबी का मान दिया हुआ है आपको, वैल्यू ऑफ केबी इज 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। आपको केबी की वैल्यू दी गई है। तो आप कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? आप लोग सबसे पहले तो इसकी मोललिटी कैलकुलेट कर लो। आप क्या कैलकुलेट कर लो? इसकी मोललिटी कैलकुलेट करो। तो मोललिटी बराबर होता है, मोललिटी ऑफ ग्लूकोज बराबर होगा वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास इनटू या फिर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द किलोग्राम, ये तो मोललिटी होती है। तो मोललिटी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 18 ग्राम ग्लूकोज 180 में 0.1 मोल हो जाएगा। इसको 1 से भाग देंगे तो हमारे पास 0.1 जो है इसकी मोललिटी आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास में 0.1 मोललिटी इसकी हमारे पास में आ गई है। तो मोललिटी की वैल्यू आने के बाद में अब आप क्या करोगे? क्वेश्चंस में आपके सामने साफ कर रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललिटी के। तो डेल्टा टीबी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? केबी इंटू स्मॉल एन। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, डेल्टा टीबी बराबर केबी का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दी हुई है इंटू मोललिटी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 0.01। तो यहाँ पे आपका जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया। एलिवेशन इन बॉइलिंग कितना आ गया? डेल्टा टीबी बराबर आ गया हमारे पास में 0.052 केल्विन, 0.052 केल्विन आ गया। अब आपको पता होता है कि 1.013 बार प्रेशर कंटेन boiling point of water is 373.15 केल्विन कि एक 1.013 बार प्रेशर पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373.15 केल्विन होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि इतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। डेल्टा टीबी क्या है? दोनों का डिफरेंस है। तो अब जो है एलिवेशन इतना हो गया, कितने 0.0, तो प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट प्लस एलिवेशन, तो प्योर सॉल्वेंट का कितना है 373.15 प्लस एलिवेशन कितना है 0.052,
तो इन दोनों का आप लोग जब जोड़ोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 373.202 373.02 केल्विन। मतलब 1013 बार प्रेशर पर जो पानी है 373.02 केल्विन जो है बॉइल होगा। तो आज ये हमारा एक न्यूमेरिकल था जो कल रह गया था, टाइम का अभाव होने की वजह से हम इसको नहीं कर पाए थे। आज जो है हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन का मतलब होता है कम और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रीज होने का। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है, जनरली हमारे पास में ये एक वाटर का कंटेनर है और इस वाटर कंटेनर के अंदर हम जो है वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं। जब इस कंटेनर में हम पानी लेते हैं तो पानी का आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी जम जाता है। 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, या इसको हम बोल सकते हैं 273 केल्विन टेम्परेचर पे पानी का जमाव बिंदु होता है, मतलब इस पे पानी जो है फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जब इसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट हम डालते हैं, सोल्यूट ऐड करते हैं, तो सोल्यूट को ऐड करने पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो घट जाता है। When a solute particles add in the solvent, then the freezing point, मतलब अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो माइनस में चला जाएगा। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और इसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। उसे हम किसी भी सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो मैं डिफाइन कर रहा हूं क्या होता है depression when the amount of solute is added in pure solvent, then the freezing point of solution is decrease। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज नॉन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कहते हैं। ये फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप लोगों को पता है कि हम इसको वेपर प्रेशर से कोरिलेट करते हैं। वी नो दैट व्हेन अमाउंट ऑफ solute is added in any solution, any solvent, then vapor pressure is decreased। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। एंड वेपर प्रेशर of solution is directly proportional to the freezing point of solution। मतलब वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना वेपर प्रेशर घटेगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर में कमी होगी उतनी ही कमी किसके अंदर होगी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगी। वेपर प्रेशर की कमी और फ्रीजिंग पॉइंट की कमी जो है बराबर होगी। जितनी वेपर प्रेशर में कमी होगी, और दोनों ही जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर। जितना ज्यादा आप सोल्यूट ऐड करते जाओगे किसी सॉल्यूशन के अंदर, जितना ज्यादा आप सोल्यूट को ऐड करते जाओगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर वेपर प्रेशर में कमी होगी और उतनी ही उसकी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगी। तो अब इसको आप उतार लीजिए कॉपी में। आगे हम चलते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को पता था डेल्टा पी क्या है, यहाँ पे डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, इट इज नोन एज डिप्रेशन इन
वेपर प्रेशर, इसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर में कमी। और वेपर प्रेशर में जो कमी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट की मात्रा के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कि जितना ज्यादा अमाउंट सोल्यूट का डालेंगे वेपर प्रेशर कमी होगी। और अभी हमने देखा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी होगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेपर प्रेशर में कमी के। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए। अरे ये चीज समझ में आई नहीं आई, अरे यस और नो, ठीक है, कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए, ठीक है। अब डेल्टा टी एफ को हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, के एक्स ए हम नोट कर सकते हैं, क्लियर। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एक्स ए, ये चीज हमारे पास में हो गए, ये चीज हमारे पास में क्लियर हुई। अब इसके बाद में आप देखिए हम एक्स ए को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं आपके सामने, डेल्टा टी एफ बराबर के एक्स ए, ठीक है। और एक्स ए क्या है यहाँ पे, एक्स ए जो है, एक्स ए हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स ए हमारा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब एक्स ए को हम किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं एक्स ए को। तो ए क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। we know that for diluted solution the moles of solute can be considered as negligible, कि हम जो सोल्यूट का जो मोल्स है उनको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूटेड जो सॉल्यूशन होता है उसमें सोलवेंट का अमाउंट तो होता है बहुत ज़्यादा और सोल्यूट का अमाउंट होता है बहुत कम। तो डेनोमिनेटर अमाउंट जो है कैन बी कंसीडर्ड नेग्लिजिबल इन डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर में जो है हम सोल्यूट का अमाउंट को क्या कर लेते हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए बराबर हमारा क्या आ गया, एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन बी। तो ये एक्स ए की वैल्यू यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू एन ए अपॉन एन बी, ठीक है। अब मैं एन ए और एन बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ इसके अंदर, डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू एन ए का मान कितना हो गया, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एन बी का मान क्या हो गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये इसका मान हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो चीज होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज मोलिलिटी। तो ये हमारे पास मोलिलिटी हो गई। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया हमारे पास में, के इंटू डब्ल्यू बी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है यहाँ पे हमारे पास, मोलिलिटी। अब आपको पता है के इंटू डब्ल्यू बी जो होता है उसे हम कहते हैं के एफ। के एफ इज नोन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इज नोन एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको हम मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का एक दूसरा नाम हो रहा है जो है वो है क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट, क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और जो केबी था उसका दूसरा नाम था इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। हो सकता है शायद मैंने वहां क्राइसोस्कोपिक बोल दिया, तो इस चीज का ध्यान रखना। जो हमारा एलिवेशन कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और जो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अब हमारे पास में यहाँ पे लिख देता हूं इसको मैं, कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ डॉट एम। यदि के एफ को हटा देते हैं हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोललिटी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं डिप्रेशन इन
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली proportional, depression in freezing point is directly proportional to the molality of solution। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो हम यहां से मिटा देते हैं, आप लोग हिसाब लेना कॉपी में। ठीक है, अब मैं इसको वापस से ऐसे कैसे, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी, मोलरिटी के टी एफ वापस जो है के एफ आ जाएगा, क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट। क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू हर एक सॉल्यूशन के लिए अलग अलग होती है। अब मोलरिटी की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोल्स ऑफ द वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट इंटू 1000 और WB, मतलब वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम में होने की वजह से मैंने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया। तो ये हमारे पास में मोलरिटी के, यहाँ पे यदि मान लो क्वेश्चंस में हमसे केवल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने को कहे तो हम उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ डेल्टा टी एफ हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहे तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि हमें पता है कि सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो मेन कैरेक्टर होता है वो ये होता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट। वी नो दैट the application of colligative properties is that application of the colligative property is that to calculate the molecular mass of unknown solute का मतलब हमें Ma निकालना है। तो Ma निकालेंगे तो Ma को तो हम यहाँ रख देंगे, डेल्टा टी एफ को यहाँ रख देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, Ma बराबर के एफ इंटू WA अपॉन डेल्टा टी एफ, ये हो गया, इंटू 1000 अपॉन WB। तो इससे हम जो है मोलिकुलर मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूट को। दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन। तो मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम इस प्रकार से KF जो होता है, ये KF कहलाता है क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है, वेरी करती है सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट अलग होता है तो KF की वैल्यू भी क्या होती है, अलग होती है। तो यूनिट ऑफ KF, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ KF। देखो भैया हमारे पास में इक्वेशन थी डेल्टा TF बराबर KF और M। तो KF की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, डेल्टा TF अपॉन स्मॉल m। तो मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर किलोग्राम, और टी की यूनिट होती है केल्विन। तो इसकी यूनिट हो गई KF बराबर, किलोग्राम ऊपर चला जाएगा तो यूनिट हो जाएगी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसकी यूनिट हो जाएगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अगला टॉपिक है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैं ग्राफ बना देता हूँ, फिर उस ग्राफ को मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ग्राफ हमारे बीच में जो बनेगा वो बनेगा, इधर तो हम ले लेंगे वेपर प्रेशर,
यहाँ तो हम क्या ले लेंगे, वेपर प्रेशर, और यहाँ हम ले लेंगे टेम्परेचर, यहाँ हम क्या ले लेंगे, टेम्परेचर। तो अब देखो यहाँ पे मैं एक लाइन डाल रहा हूँ आपके सामने, ये लाइन जो ये डिनोट करती है, यहाँ पे इसका जो, ठीक है, ये लाइन ये डिनोट करती है कि ये प्योर सॉल्वेंट का डिप्रेशन पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है। टी एफ नॉट क्या डिनोट करती है, टी लिख देता हूँ, प्योर सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट, ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट जाके फ्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही आपने इसके अंदर सॉल्यूट डालना शुरू किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ यदि हम इसको थोड़ा सा यहाँ देखें तो यहाँ इसका ये वेपर प्रेशर है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। अपन को पता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है ज्यादा होता है। अब जैसे ही हमने इसमें अंदर सॉल्यूट डाला तो हमारे पास में जो है अब सॉल्यूशन का जो आएगा वो पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। तो अब तुम्हें पता है इसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम होगा, क्योंकि जैसे ही हम सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा। तो ये लाइन यहाँ पे आएगी हमारे पास में, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में फ्रिज सॉल्यूशन होगा। यदि हम इसको दोनों को लाइन से हम ड्रा करें तो देखो इस प्रकार से हम ये हो जाता है। ये तो हमारी लाइन जो आ रही है वो प्योर लिक्विड के लिए आ रही है, और ये जो लाइन आ रही है हमारी वो लाइन किसके आ रही है, प्योर सॉल्यूशन की। दिस इज द सॉल्यूशन और दिस इज सॉल्वेंट, ठीक है। अब जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस जो होगा वो हमारा कहलाएगा डेल्टा टी एफ, ठीक है। मतलब इतना फ्रीजिंग पॉइंट जो है टेम्परेचर में कमी हो जाएगी। तो हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा तो हमारे पास में ये जो है इस प्रकार का ग्राफ आएगा। तो ये हमारे पास में जो है आपके पास में जो इसके लिए आप लोग निकाल सकते हो। अब अपन इसमें से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उस न्यूमेरिकल से हम लोगों को जो है ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन है 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, 45 ग्राम ग्लाइकोल, 45 एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपको पता है CH2OH, सीधा ही लिख देता हूं मैं आपके सामने, C2H6O2, C2H6O2। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल is mixed with 600 grams water, ठीक है। then calculate the following. Number first, depression in freezing point, कितना फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, एंड दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है और डिप्रेशन दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो है एथिलीन ग्लाइकोल की इतनी मात्रा इतने में, तो इसकी हम क्या निकाल सकते हैं, मोलालिटी हमको कैलकुलेट कर लेती है। तो मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला जो होता है, क्योंकि ठीक है, अब तो मोलालिटी फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला था M बराबर W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन WB, ठीक है। तो M बराबर हमारे पास कितना हो गया, 45 ग्राम। तो ये है एथिलीन ग्लाइकोल का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लो, C2H6O2। ये तो हो गया 24 और 6 और ये हो गया 16 दूना 32। तो 24 और 36, 30 प्लस 32 कितने हो गए, 62। तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोलिकुलर मास कितना आ गया बच्चों, 62 आ गया, इनटू 1000 अपॉन इसका जो बेंजीन का जो इसका एथिलीन वाटर का जो मास दे रखा है वो हमको कितना दे रखा है, 600 ग्राम दे रखा है। तो देखो यहाँ से ये 2 से 2 जीरो कट गई।
अब क्या कट रहा है इसके अंदर देख लेते हैं अपन। तो हमारे पास में मोलैलिटी जो आ जाएगी वो 450 जाएगा। 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगी 1 और 6 36 और 1 37, 450/372 जो है हमारे पास में इसकी मोलैलिटी आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो मोलैलिटी आएगी वो मोलैलिटी आएगी 1.2 मोल पर किलोग्राम जो है ये मोलैलिटी हमारे पास में आ जाएगी। तो हमारे पास मोलैलिटी आ गई। अब मोलैलिटी के बाद में हमको आराम से जो है अभी मोलैलिटी हमारे पास में आ गई तो हम आराम से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास में होता है डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा, के एफ का मान जो पानी के लिए होता है वो 1.86 होता है। के एफ का मान पानी के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है। ये क्वेश्चन में हमको दिया था के एफ वैल्यू बराबर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया हुआ था। और मोलैलिटी हमारे पास में आ गई है कितनी, 1.2 मोल किलोग्राम इनवर्स। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.2 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, 2.2 केल्विन आ जाएगा। तो ये हमारे पास में पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का आंसर आ गया है। अब हमें जो कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, मतलब जो सॉल्यूशन बन गया उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया। तो दूसरे वाला क्वेश्चन देखो, वी नो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.15। अब इसमें से घट कितना गया, 2.2 कट गया, इतना कैल्कुलेशन डिप्रेशन हुआ। तो इसमें से 2.2 घटाओगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 270.95 के करीब आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके पास में फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का 270.95 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिटा देता हूं इसको। A non-electrolyte non-electrolyte 1 gram is exist in 50 ग्राम ऑफ द बेंजीन। मतलब कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो 50 ग्राम बेंजीन में घोल देगा। ठीक है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 0.40 केल्विन। मतलब यदि हम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है बेंजीन में डालते हैं, 50 ग्राम बेंजीन में घोलते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट में 0.40 केल्विन की कमी आती है। ठीक है, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वैल्यू फॉर बेंजीन बराबर वो आ रही है हमारे पास में 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आ रही है, सॉरी ये दे रखा है। तो कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो भी है। तो हमें पता है डेल्टा टी एफ बराबर हमने निकाला था के एफ इंटू WA/MA इंटू 1000/WB, ये फॉर्मूला है। तो हमें निकालना है MA, तो MA को इधर ले आओ। MA बराबर KF इंटू WA/ डेल्टा TF यहाँ चला जाएगा इंटू 1000/WB। तो MA बराबर KF का मान दे रखा है अपन को 5.12 इंटू WA का मान कितना दे रखा है हमको, सोल्यूट का कितना अमाउंट दे रखा है, 1 ग्राम। डेल्टा TF कितना एलिवेट डिप्रेशन हुआ है 0.40, कितना हुआ है 0.40 इंटू 1000, WB कितना दे रखा है 50 ग्राम में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन।
इस डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ 2 जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जीरो से ये जीरो कट गई और इस जीरो से ये जीरो कट गई, और 5 का जब आप इसमें भाग दोगे तो आपके पास में आ जाएंगे ये 200 आ जाएंगे। अब 200 को गुणा जो है 5.1 से करोगे, FA बराबर 5.12 इंटू 200, तो आपके पास में यहाँ से आंसर आ जाएगा 256 ग्राम मोल इनवर्स, इसका आपके पास में जो है आंसर आ जाएगा। तो ये जो आप लोगों के पास में जो है मोलिकुलर मास हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विच इज नॉन एज जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें।